पिछले भाग में हमने देखा कि हिंदी में जो वर्ण है उसमें हमने स्पर्श वर्ण और स्वर वर्ण के बारे में चर्चा की थी। अब शेष बचते हैं कुल 12 वर्ण। इसकी चर्चा हम इस भूभाग में करेंगे। ये 12 वर्ण। तो 12 वर्ण में पहला वर्ण जो है वो अंतस्थ है। अंतस्थ व्यंजन वर्ण। इनकी संख्या हिंदी में 4 है और वे हैं य, र, ल और व। ये हिंदी के 4 वर्ण य, र, ल, व। इनको अंतस्थ वर्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वर्ण स्पर्श और ऊष्म वर्ण के बीच में आते हैं। ये वर्ण अंतस्थ वर्ण स्पर्श, जो आप पिछले भाग में हमने बताया था कि 25 वर्ण हैं, उसमें उनके और ऊष्म वर्ण के बीच में आते हैं। इसीलिए इसको हमने व्याकरण में व्याकरण शास्त्रियों ने इसको अंतस्थ वर्ण के रूप में रखा है। इसके बाद है ऊष्म वर्ण। ऊष्म व्यंजन वर्ण। ऊष्म व्यंजन वर्ण, इनकी संख्या भी हिंदी में 4 है और वे हैं स, श और ह। इनको ऊष्म व्यंजन वर्ण क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन वर्णों के उच्चारण में वायु गर्म होकर निकलती है, इसलिए इनको ऊष्म वर्ण कहा जाता है। जबकि अंतस्थ वर्ण ऊष्म वर्ण और स्पर्श वर्ण के बीच में आते हैं। इसके बाद आते हैं संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण को संयुक्त व्यंजन वर्ण स्पष्ट रूप से लिखेंगे। संयुक्त व्यंजन वर्ण, इनकी संख्या भी हिंदी में 4 है और ये हैं, ये क्रमशः संयुक्त व्यंजन वर्ण। इनको क्यों कहा जाता है मैं आगे बताऊंगा। ऐसा इसलिए कि ये 2 व्यंजन वर्णों के मिश्रण से बने हैं। 2 व्यंजन वर्णों के मिश्रण से ये बने हैं। जैसे छ जो है वो क और स के मिश्रण से बना है, इसको हम इसलिए छ कहते हैं। त्र, इसको हम त और र अर्थात 2 व्यंजन वर्णों के मिश्रण से त और र के मिलने से बने हैं। और ज्ञ, ये वर्ण ज और य के मिलने से बने हैं। ज और य के मिलने से बने हैं। इसी तरह स्र जो है स और र के मिलने से बने हैं, इसलिए इसको हम स्र कहते हैं। अब इन वर्णों में एक बात हमें ध्यान में रखना होगा कि जब किसी नाम में अगर छ आ जाए, पहले वर्ण के रूप में छ आ जाए, तो हम क्या करेंगे? आखिर किस वर्ण से उस नाम का निर्धारण होगा? तो इसके लिए हमको ये बात ध्यान में रखना है कि ये 2 संयुक्त वर्णों क और स के मिलने से बने हैं, इसलिए पहला वर्ण क्या होगा? क। तो उस व्यक्ति के नाम का निर्धारण क से होगा। इसी तरह त और र, 2 वर्ण मिलकर त्र बनाते हैं, ये 2 व्यंजन वर्ण। तो इसमें पहला वर्ण व्यंजन वर्ण जो है वो त आता है, इसलिए हम
उस नाम के आरंभिक वर्ण तो से उसका निर्धारण करेंगे। इसी तरह ज्ञ में भी जो और यों, तो पहला इसमें भी जो आता है, इसलिए जो है हम जो से उस व्यक्ति के नाम का निर्धारण करेंगे। अब हम हिंदी वर्ण हैं डो और ढो। ये दो वर्ण हिंदी के अपने वर्ण कहे गए हैं। हिंदी के अपने वर्ण क्यों कहे गए? तो ये मूलतः फारसी के प्रभाव से ही आए हैं। इसलिए इनको हम हिंदी के अपने वर्ण कहते हैं, क्योंकि ये संस्कृत से नहीं आए हैं। तो इस तरह हिंदी में कुल 52 वर्ण हुए, जिसमें 11 स्वर, 25 इसको हिंदी में लिखते हैं और अच्छा होगा, 25 स्पर्श व्यंजन के 4 वर्ण जो हैं, स्पर्श व्यंजन वर्ण 4, अंतस्थ व्यंजन वर्ण और 4 संयुक्त व्यंजन वर्ण, और हिंदी के अपने 2 वर्ण। इस तरह कुल संख्या हमारी 52 हो जाती है। ये हिंदी के कुल 52 वर्ण हुए, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे। अब थोड़ी सी चर्चा हम डॉ और ढ के प्रयोग के बारे में भी करेंगे। डॉ और ढ का जब प्रयोग हिंदी में किया जाता है, तो इसमें किसी शब्द के निर्माण में डॉ बीच में आए, बीच में, तो ये बिंदी जो है वो रहेगी, और ढ जो है ये आरंभ में अगर किसी शब्द के निर्माण में ढो आता है तो वहां पर ये बिंदी रहेगी। अगर किसी शब्द के निर्माण में ढो बीच में आता है तो ये बिंदी या ये बिंदु हटा दिया जाएगा। यह इसका सरल सा नियम है कि डो जो है, अगर किसी शब्द निर्माण में डो आता है, बीच में आता है, तो वहाँ पर हम बिंदु का प्रयोग करेंगे, और ढ अगर पहले आता है तो उसमें हम बिंदु का निर्माण करेंगे। अगर ये ढ किसी शब्द निर्माण में बीच में आए, शब्द के बीच में आए यह वर्ण, तो उसमें से हम बिंदु का लोप कर देंगे। तो ये हिंदी के 2 अपने वर्णों का प्रयोग हो गया। इस तरह अगर इतनी बातें हमारे शिक्षार्थी जान जाएं, तो फिर वर्ग 5 से लेकर और वर्ग 12वीं तक इसके उच्चारण स्थान भी स्पष्ट हो जाएंगे, और इसके प्रयोग को हम हमेशा अपने दिमाग में रख सकते हैं। एक बार बोलने के क्रम में मैं फिर इसको दोहरा दे रहा हूँ कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 बताई गई है, और उन 52 वर्णों में कवर्ग से पवर्ग तक कुल 25 वर्ण जो हैं वो स्पर्श व्यंजन वर्ण के तहत आते हैं, और 11 वर्ण जो हैं वो स्वर के हैं। फिर 4 वर्ण जो है अंतस्थ, 4 वर्ण ऊष्म, 4 वर्ण संयुक्त, और हिंदी के 2 अपने वर्ण डो और ढो। इस तरह कुल 52 वर्ण हुए। इसके साथ साथ एक बात हमको दिमाग में रखना है कि कवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ निर्धारित है, जो कंठ से बोला जाता है। चवर्ग तालु से उच्चरित होता है, टवर्ग मूर्धा से उच्चरित होता है, तवर्ग दंत से उच्चरित होता है, और पवर्ग जो है वो ओष्ठ से उच्चरित होता है। इसके अलावा 5 वर्ग का अंतिम 5वां वर्ण अंग, ञ, ळ,
नौ और मौ। सीधे से आप याद कर लेंगे अंग यड़ नम। ये पांचों वर्ण जो हैं, पांचों वर्ग का अंतिम पांचवा वर्ण, इसको हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं, क्योंकि इन वर्णों के उच्चारण में वायु जो है मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, इसलिए इसको हम अनुनासिक के वर्ण के अंतर्गत रखते हैं। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब भी करेंगे और अन्य लोगों तक, शिक्षा प्रेमियों तक, शिक्षार्थियों तक इसे पहुंचाएंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नए के साथ।